हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आई नो, आई एम श्योर आप अब तक आपने पढ़ाई शुरू की होगी, सिलेबस आपको पता है, एनसेम के लिए आपको पता है 70 मार्क्स है, 4 यूनिट है और बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल है कि सर पैटर्न क्या है। तो अब हम लोग देखने वाले कि यार पैटर्न किस तरीके से वर्कआउट होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर ब्रांच के ऑलरेडी 2 M3 के पेपर आउट हो चुके हैं, मैकेनिकल ब्रांच के 2 M3 के पेपर आउट हो चुके हैं। तो जिस हिसाब से उन पेपर्स को अगर आप एनालाइज करोगे ना, तो मैं आपको बता दूं एक एंटीसिपेटेड पेपर पैटर्न जो मुझे लगता है जो उन सारे पेपर्स का भी था। और M3 ऐसा है ना, जो M3 के पेपर्स होते हैं तो वो सारे ब्रांचेस के लिए अलग अलग से जब निकाले जाते हैं तो फैकल्टी जो रहती है वो कॉमन ही रहती है, इसीलिए पैटर्न जो मुझे लग रहा है जो उनके लिए आया था वही पैटर्न रहेगा। आप देख सकते हो MCQs रहेंगे 10 मार्क के लिए, फिर उसके बाद यूनिट 3 में 15 को औरिंग 15, यूनिट 4 को 15 को औरिंग 15, यूनिट 5 को 15 को औरिंग 15, यूनिट 6 को 15 को औरिंग 15। अब क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो, यार अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। जिस हिसाब से हम लोगों का यूनिट नंबर 6 डिजाइन किया गया है, आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस जरूर दिखाई देंगे। आप देखोगे ना तो यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में सारे जो सम्स आएंगे वो 5-5-5 मार्क्स के आएंगे। देख पा रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे सारे 5-5-5 मार्क्स के सम आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 को औरिंग 5 मार्क्स को औरिंग 5 मार्क्स के, यानी कि 15 को औरिंग 15 के हिसाब से जा रहे हैं। लेकिन यूनिट 6 को आप ध्यान से देखना, यूनिट 6 में आपको शायद हो सकता है कि 8-7 औरिंग 7, 8-7 औरिंग 7 वाला पैटर्न आ जाए, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल औरिंग आप देख सकते हो। एक हाथ 7 मार्क के सम को भी आपको औरिंग में 7 मार्क का सम आ रहा है और एक हाथ 7 मार्क के सम को भी औरिंग में आपको 7 मार्क का सम आ सकता है। तो ये पैटर्न थोड़ा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। अंदाजा है, एंटिसिपेटेड पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। देखो सिलेबस चेंज नहीं होता है, सिलेबस वही रहता है, तो आपके सम्स भी इधर उधर वैल्यू इधर उधर करके आपको जब आ जाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आना जरूरी है कि अगर गलती से सर आपने बोला था कि MCQ आएंगे लेकिन एग्जाम में तो हमें MCQ नहीं आए, ऐसे अगर आपको लगा भी तो मैं आपको बताता हूँ आपको तो और लॉटरी लग सकती है, बिकॉज जहां पे आपको 5 मार्क्स मिलने वाले थे उन सारे सम्स को आपको 6-6-6 मिलना शुरू हो जाएगा। सो हम लोग MCQ के पीछे इसलिए लगे कि यार फटाफट हो जाता है, कई दोस्त को इधर उधर से पूछा तो भी मिल जाती है कहीं से हिंट, इसीलिए आप MCQ के पीछे लगते हो। मेरा मानना है अगर एक्सट्रीम केस में पेपर में पैटर्न में आप ही के लिए अगर आपके नसीब में चेंज आया तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस हिसाब से आपको हर एक यूनिट का इंट्रोडक्शन दूंगा, यू विल बी मोर देन हैप्पी लुकिंग एट द पैटर्न के, राइट। अब देखो ओवरऑल कौन से यूनिट से सर पढ़ाई शुरू करनी चाहिए और क्या क्या शुरू करना चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि यूनिट 3, 4, 5, 6 में पहले है क्या वो देख लेते हैं और उसके बाद मैं बता दूंगा कि आपको कौन से यूनिट में कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और किस हिसाब से मिल सकते हैं, राइट। देख लो, ये यूनिट नंबर 3 जो है वो आप यूजुअली बाकी सारे जितने सारे ब्रांचेस हैं उनको 2 अलग अलग यूनिट है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, बस आप ही के नसीब में ये इकट्ठा होके आया हुआ है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बन के एक ही यूनिट आया हुआ है। अब इस यूनिट में सर करोगे क्या, बताओगे क्या, हमें क्या क्या करना है, तो मैं बताता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में आपको इतनी सारी चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी। अब सारी की सारी सेंट्रल टेंडेंसी लगती नहीं है, हमें क्या निकालने आना चाहिए भाई, मोस्टली एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालने आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स में आप देखोगे तो आपको अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ता ही पड़ता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर सम्स आते हैं, जैसे कि सिग्मा हो, सिग्मा स्क्वायर हो, और उसके बाद CV। यार CV तो बहुत सही है, CV इज इक्वल टू, आपको पता होगा तो मैं नहीं पता हो तो बता दूं, सिग्मा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्या होता है आपका 100 नाम का कोई फॉर्मूला रहता है। कौन सी टीम अच्छी खेल रही है, विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, ऐसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखो मोमेंट्स, भाई ये तो मोमेंट है भाई, मोमेंट कंपलसरी एग्जाम में मोमेंट के सम्स आने ही आने वाले। इसका मतलब ये कि आपको मोमेंट्स की प्रैक्टिस बहुत तरीके से करनी पड़ेगी। क्या होता है ये, μ1, μ2, μ3, μ4 आपको हमेशा फाइंड करना पड़ता है और उसके कुछ टाइप्स है। अगर आप ऐप में
कोर्स देखोगे, मोमेंट का वीडियो देखोगे, विल बी मोर देन हैप्पी कि आपको ये सब कुछ डिटेल में बताया कि किस तरीके से समझ आता है, कैसे इसके ऊपर काम करना है। और तो और शायद ऐसा ही कुछ मेरा वीडियो यूट्यूब पे भी है जहाँ पे मोमेंट्स किस तरीके से निकालते हैं, ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। मोमेंट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। मैं आपको बता दूं ये बहुत कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है और मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोरिलेशन पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जहां पे हम लोग हमेशा किसकी वैल्यू निकालते हैं, आर की, लेकिन कोरिलेशन का एक भी सम सॉल्व मत करो। राइटिंग प्रैक्टिस में कोरिलेशन मत लेके आओ, रीजन बीइंग आप अच्छे से प्रैक्टिस करो रिग्रेशन लाइंस का, जहां पे रिग्रेशन लाइन ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स के सम्स पूछे जाते हैं। और इस रिग्रेशन में ही यू विल फाइंड कि आपको 80% काम जो है वो किसका है, आपके कोरिलेशन अंकल का ही है। तो इसका मतलब है आपके कोरिलेशन की तगड़ी प्रैक्टिस जो है वो ऑलरेडी रिग्रेशन में होने वाली है। तो यहाँ पे सम सॉल्व करने का आप कोशिश भी मत करो, आप बस फॉर्मूला निकाल लो यहाँ से, थीम देख लो और उसके बाद इमीडिएटली रिग्रेशन के लिए आओ। ये था आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट और उसके बाद आती है आपकी प्रोबेबिलिटी। अब जब बात प्रोबेबिलिटी की निकली है तो मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी बहुत वास्ट है, आप जितना करोगे उतना आपके लिए कम है। अब एज अ टीचर मैं नहीं बात करूंगा, एज ए यूट्यूबर आपसे बात नहीं करूंगा, मैं एज ए दोस्त आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि भाई जिस हिसाब से पेपर सेट किया जाता है, मैं बताता हूं प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स एंड सम्स और पीडीएफ सीडीएफ जो है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर सम्स नहीं आएंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर मुझे आप पूछो तो आपका पेपर पैटर्न इसमें कैसे सेट किया जाएगा, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा हो सकता है आपको यहां पे स्टैटिस्टिक्स और यहां पे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों मिला के उन्होंने दिया है ना आपको, तो ये प्रोबेबिलिटी लिखता हूं यहां पे। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि देयर इज वन स्टैटिस्टिक्स का सम और दो आपको यहां पे आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्लीज इस पैटर्न को आप दिमाग में रखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक, कौन सा वाला वर्जन स्ट्रांगली करना है वो आप देखो। मैं आई पर्सनली सजेस्ट कि आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स बहुत तरीके से करना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स अगर ढंग से करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी में बस एक सम के साथ डील करना होगा। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन, जो सम यहां पे आता है ना, वो किस हिसाब से आ सकता है, वो क्या स्किप करना है बताऊंगा दोस्त। प्रोबेबिलिटी में क्या आ सकता है मैं बताता हूं। ये सबसे बड़े प्लेयर्स है, ये देखो 4 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस है, 4 में से 2 डिस्ट्रीब्यूशंस तो मुझे पर्सनली लगता है एग्जाम्स में आते ही आते। जैसे कि टोटल देखो सम्स कितने आएंगे, अगर आप ऑरिंग छोड़ दो तो आपको प्रोबेबिलिटी पे पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 सम्स की। 3 सम्स में से आपको 2 सम्स जो होते हैं ना, मोस्टली कहां पे आ सकते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल या फिर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में से। सो 4 में से आपके इसी में कहीं पे 2 छुपे हुए रहेंगे और एक जो बंदा आता है वो बंदा आता है आपका इसके ऊपर, यानी कि फिर पीडीएफ सीडीएफ का मोस्टली पीडीएफ सीडीएफ का एमसीक्यू रहता है और मोस्टली जो सम आता है वो प्रोबेबिलिटी का सम घुस जाता है, जो कि यहां पे कहीं पे आपको जरूर दिखाई देगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आस्क मी, आप ये करो और आप इसको करो। और पीडीएफ सीडीएफ का तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार 5-10 मिनट में देख भी लिया। बड़े सम्स इसके मत करने जाओ, बड़े सम्स करोगे तो अटक जाओगे, बिकॉज ना गारंटी नहीं कि बड़े सम्स पीडीएफ सीडीएफ के आएंगे। मुझे पर्सनली बहुत फील होता है कि ये एमसीक्यू पैटर्न में आना चाहिए, बिकॉज ना कंप्यूटर ब्रांच के लिए दोनों पेपर्स में ये एमसीक्यू में आया हुआ है, तो मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लगती है ये पैटर्न एमसीक्यू में आ जाए, राइट। तो देखो भाई, यूनिट नंबर 3 जो कि मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में कंपेयर किया गया तो सबसे बड़ा है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट छोटे है बट बहुत बड़ा है, तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा टॉलरेंस आपको दे देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे मार्क्स उठा सकते हैं, ये आपको समझ में आना जरूरी है। तो 2 सम स्टैटिस्टिक्स के करो, 1 सम प्रोबेबिलिटी का करो। ये वाली स्ट्रेटेजी आपकी बहुत काम आएगी यूनिट 3 के बारे में। अब 3 के इमीडिएटली बाद लेट्स मूव ऑन फॉर यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 इज वेक्टर डिफरेंशिएशन। देखो एज अ दोस्त मैं आपको बता रहा हूं, द ओनली यूनिट जो आपको गारंटेड मैं बता सकता हूं 15 में से 15 मार्क लेके आएगा जरूर। तो इस यूनिट को कोई भी बंदा स्किप नहीं करेगा, यूनिट नंबर 4 को, और बहुत तरीके से करेगा, बिकॉज यार पैटर्न बहुत सही है, पैटर्न इसका फिक्स्ड है। बताओ आपको क्या आएगा, देखो डीडी का सम आता है, फिर यहां पे आपको आएगा वेक्टर आइडेंटिटी, उसको ओरिंग में देखोगे तो वापस यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, वेक्टर आइडेंटिटी आएगा, और इनमें से एक, और ये नंबर 3 में हमेशा आपको जो सम रहता है वो होता है इररोटेशनल का, और इररोटेशनल एंड किसको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, फाई। अब आप मुझे पूछोगे ना कि सर इसका ओरिंग क्या है, तो भाई खुश रहो, इसका ओरिंग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ये देखो डीडी नंबर 2 यहां पे होगा वेक्टर आइडेंटिटी को, ओरिंग में वापस से यहां पे वेक्टर आइडेंटिटी, एंड नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो वापस यहां पे होगा इरोटेशनल,
एंड यहाँ पे फाई निकालने के लिए पूछ सकते हैं। अब एक्सट्रीम केस में सर हम लोगों का अगर नसीब खराब हुआ तो क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन के बेसिक के ऊपर सम पूछा जा सकता है, जैसे कि वो नहीं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाली चीज रहती है या फिर देखो आर बार होता है, देन वी बार वेलोसिटी, टेंजेंट वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसके ऊपर कई एक हाथ सम आ सकता है अगर आपका नसीब खराब हुआ तो। मेरे हिसाब से तो ऊपर भी डीडी नीचे भी डीडी वाले पैटर्न को आप दिमाग में रखो। वेक्टर आइडेंटिटी दो में से कोई एक सॉल्व करनी है। टोटल वेक्टर आइडेंटिटीज आपने अगर देखे होंगे तो मैंने जिस हिसाब से कोर्स में सिखाया हुआ है, टोटल वेक्टर आइडेंटिटीज हम लोगों ने बस 18 के हिसाब से या 18 या 20 के हिसाब से बस करी हुई है। 20 वेक्टर आइडेंटिटीज है, बहुत तरीके से हर एक की ट्रिक बताई है। रट्टा मारने का भी मैंने आपको पूरा का पूरा वहां पे चांस दिया हुआ है। सम सॉल्विंग बहुत इजी है, 10-11 समस मैंने दिए हुए, एक को और दूसरा सम आ सकता है, तो आपको कोई भी एक सम सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता दिक्कत है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के 5-6 टाइप्स निकलते हैं कि भाई डायरेक्ट वेक्टर दिया है, फिर पॉइंट दिया हुआ है, कहीं पे सरफेस वर्ड यूज किया है, कहीं पे टेंजेंट वर्ड यूज किया है, स्ट्रेट लाइन यूज की है, तो बहुत सारे टाइप्स आपके डायरेक्शनल डेरिवेटिव के आते हैं। भाई एक सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया हुआ मेरा वीडियो है डीडी का और एक डायरेक्ट पीडीएफ है, तो आपको ये बहुत ध्यान से करना है। वो पीडीएफ के जो सम्स है ना, सारी यूनिवर्सिटी आज सम है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सारे यूनिवर्सिटी आज से, तो बहुत चांसेस है कि उसी में से सम आपको आ जाए व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो भाई मैं तो दाव लगा रहा हूँ ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही आने वाले, ये तीनों के तीनों, मतलब आप यहाँ पे चांस ही मत छोड़ो, ये पूरा यूनिट बहुत ढंग से कर लो। इरोटेशनल भी बहुत सही है, आपको बस करना क्या होता है पता है, आपको बस डेल क्रॉस एफ बार वाले भाई साहब को कितना दिखाना है, 0 दिखाना है, आपका काम खत्म हो जाता है। और एट द सेम टाइम फाई को फाइंड करने के लिए आपको ना इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट यूज करनी पड़ती है, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सिखाई है। बुक्स में से भी आपको ये सारी जो चीजें वो मिल सकती है, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ पे हम लोगों ने किया वेक्टर आइडेंटिटी वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में, जो कि 15 मार्क देगा। अब लोगों के कुछ सवाल आ चुके हैं जो कि आ चुके हैं वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। क्या सर हमने इसको स्किप करना है? मैं बता रहा हूँ, मैं खुद भी एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूँ, एज अ दोस्त आपको बोल रहा हूँ कि आप पकड़ के चलो, इसके आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट कि मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि बस 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। रीजन बताता हूँ, ये कैसे 10 लाना है 5 लेना है, आप बाद में देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रिक मेरे पास है। आपने करना क्या है, देखो भाई, ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये इसका फॉर्मेट अगर आप देखोगे ना तो बहुत सही है। बार डॉट डी आर बार नाम का फॉर्मेट है, इसी को क्या बोला जाता है, वर्क डन भी बोला जाता है। क्या आपको पता है इस लाइन इंटीग्रल में कौन से टाइप के सम आते हैं? अगर जिनको पता नहीं उनके लिए मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, बिकॉज ना बस इतना ही करना है और आपको ना 10 मार्क्स मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं? 10 मार्क्स, बस इतना ही करना है। देख लो, पैराबोला करना है। देखो इसमें क्या क्या आता, क्या क्या मैं बताता हूँ। पहले तो पैराबोला आता है, या फिर एक्स वाई जेड को डायरेक्टली टी में रिप्रेजेंट किया हुए सम्स आते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं स्ट्रेट लाइंस वाले सम, या फिर यहाँ पे आते कोई भी एक हाथ रैंडम पाथ दिया जाता है, अननोन पाथ। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आते हैं सर्कल भाई, और यहाँ पे आते हैं आपके एलिप्स वाले भाई। क्या आपको पता है ये जो है ना, इतने सारे टाइप्स, इन टाइप्स के लिए आपको ना रिडक्शन फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, कुछ रिडक्शन फॉर्मूले स्पेसिफिक जो आपको आने चाहिए। तो देख लो, अगर आप ये ओवरऑल फॉर्मेट देखोगे ना तो लाइन इंटीग्रल यानी कि वर्क डन में ही आपको कितने टाइप्स दिखाई देंगे, इतने टाइप्स। अब बताओगे सर इतना हम लोग बस इसमें करेंगे तो आगे कैसे होगा? बताओ, ये अगर आप ढंग से करोगे तो आपके लिए ना ग्रीन्स लेमा के 50% सम्स आप डायरेक्टली टैकल कर सकते हो, और स्टोक्स थ्योरम के भी 50% सम्स आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो। टैकल मतलब पूरे सम्स आपको आ जाएंगे, बस स्टार्टिंग के 2 लाइन छोड़ोगे ना, पूरा सम आपका सर्कल के हिसाब से जाता है, पूरा का पूरा सम आपका एलिप्स के हिसाब से जा सकता है। तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो देखो, किसी एक चीज को अच्छे से कर लो, दूसरी चीज पे 50% आपको ऑफ मिल रहा है, और एक और चीज पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है, तो इसका मतलब बहुत सही है यार। आप यहाँ पे आधे सम्स, 50% का मतलब आधे सम, जितने सम सिखाए हुए रहेंगे उसमें से आधे सम्स आप टैकल कर सकते हो। स्टोक्स के भी आप ऑलमोस्ट आधे सम्स यहां पे टैकल कर सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने जो आपको बताया, लाइन इंटीग्रल को आप प्लीज स्किप मत कीजिएगा, समझ रहे हो मेरी बात। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में भाई 2 तरीके के सम्स आते हैं, मैं बताता हूं। एक होता है आपका शो दैट वाला सम का पैटर्न, और दूसरा जो सम का पैटर्न आता है ना, 2 और पैटर्न है, जहां पे एक में रहता है आपके स्फीयर अंकल और दूसरे में रहता है आपके सिलेंडर अंकल। अब देखो, आपको बिल्कुल उल्लू नहीं बना रहा हूं, ये जो शो दैट वाला पैटर्न है ना, ये इसके लिए हम लोगों को लगता है प्रीवियस यूनिट का, यानी कि यूनिट नंबर 4 का वेक्टर आइडेंटिटीज लगता है। क्या लगता है? वेक्टर आइडेंटिटीज। यूनिट 4 की वेक्टर आइडेंटिटीज जिनको आएंगी उनको शो दैट आ जाएगा।
स्फीयर और सिलेंडर के सम्स भी बहुत फेमस है। अगर आपके पास सच्चे में समय आप करना चाहते हो तो करो। अगर आपने देखो, मैं वैसे भी यहाँ पे कितने मार्क्स पकड़ के चल रहा हूँ, 10 ही मार्क्स पकड़ के चल रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको सम्स देखो पैटर्न वाइज भी देखोगे ना, आपको डिफिकल्ट आ सकते हैं, ये मैं तो मान रहा हूँ। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल रहेगा यहाँ पे, राइट, और दूसरे में आपका आ सकता है जीडीटी, तीसरा आपका हो सकता है स्टोक्स, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, राइट। इन इसको औरिंग में यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको ग्रीन्स लेमा हो सकता है, यहाँ पे वापस जीडीटी आ सकता है, और यहाँ पे वापस से स्टोक्स आ सकता है। यानी कि अगर आप देखोगे ना, आपके पेपर पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर दिखाई देती है। अगर आपने सही प्रैक्टिस करी है तो देखो अच्छे से कर लो लाइन इंटीग्रल, बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये बस मेरा कहना है आपको, आप बाकी की जो सारी चीज़ें आपके ऊपर है कि बस भाई सर मेरे को यहाँ पे बस 5 चाहिए, मैं बस लाइन इंटीग्रल ही कर रहा हूँ, तो आपका कॉल रहेगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। मैं बस बता रहा हूँ किस तरीके से अपन मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये था आपका यूनिट नंबर 5 एंड देन comes your unit number 6. If you go for unit number 6, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसका पैटर्न देखते ही आपको यहाँ पे बहुत इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस पे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूँ। वॉट आई पर्सनली फील इज एट एनी कॉस्ट, मेरे भाई एट एनी कॉस्ट, मेरे भाई वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन आप करके ही आओ, वो एग्जाम में कंपलसरी आएगा। मेरा तो मानना है ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है, यानी कि ये अकेला 8 मार्क्स आपको दे सकता है। 8 मार्क्स कोई छोटी चीज़ नहीं है दोस्त, तो ये ना आपको देखना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखी है उसमें से ये कॉन्सेप्ट्स आपको वीडियो में नहीं दिखाई देगी, अपने कोर्स में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपने देखा होगा पेपर पैटर्न जो वर्क होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑरिंग में आती है। तो आपको देखो 1D को ऑरिंग फोरियर सीरीज आएगा, या फिर 2D को ऑरिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, या फिर ये दोनों एक दूसरे को ऑरिंग आए तो और भी अच्छा। हमें ऊपर के दोनों आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे करने ही 3 केसेस है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, 1D हीट फ्लो एंड 2D हीट फ्लो। उसमें भी इफ यू आस्क मी, ये सबसे ये जो है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। उसके बाद ये जो है ना ये मीडियम है, और सच्ची बताओ ये वाला जो है ना ये आपके लिए क्या होगा, इजी रहेगा। मेरा बस बताने का काम है, मैं जितना आपको आई थिंक पोस्टमार्टम करके दूंगा उतना आपके लिए आसान होगा। आगे जाके पढ़ाई करने के लिए बहुत कम समय बचा है, और आपको पता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले बच्चों को तो और भी कम समय है कि यार उनको तब समझा ही नहीं है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। अब देखो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ये तीनों का आपको एक फंडा बता दूं तो तीनों का आपको क्वेश्चन पूछा जाए या नहीं जाए, आपका 70% राइटिंग काम कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी सवाल जहां पे आपने बस एक वर्ड सुना स्ट्रिंग या फिर वाइब्रेशन, बात खत्म, ये गाड़ी शुरू करो, 70% पार्ट ऑफ योर सम जो है वो पूरा का पूरा हर एक सम का सेम है। यानी कि मैंने 6 सम सिखाए तो ऑल 6 सम्स हैव सेम पैटर्न, आपको बस एल की जगह पे कुछ वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी इनकेस अगर आया तो, बाकी इसमें कहीं पे भी कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। सेम फॉलोज विथ 1D हीट फ्लो, सेम फॉलोज विथ 2D हीट फ्लो। आपका 70%, अब बचता है 30% जो कि सम में आपको दिया जाता है, उसको वैरायटी के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है, जहां पे एक कॉन्सेप्ट आती है बीएन की, जो मैंने बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करी। अब मैं बता रहा हूं सर आपने ये क्यों नहीं दिखाया फोरियर सीरीज या लाप्लास में, बताता हूं। आपने अगर आपका खुद का M3 का कोर्स देखा तो आपको ना जानबूझ के इन लोगों ने फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म सिलेबस में नहीं दिया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी सिलेबस में नहीं दिया है। अब ये बाकी सारे लोगों को सिलेबस में हो सकता है, लेकिन सिविल को ऑलरेडी सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप अब इस समय इसको करने के लिए जाओगे ना तो आपको पूरा उधर का कॉन्सेप्ट पहले ढंग से आना जरूरी है। तो यहां पे ना बहुत मिसमैचिंग हो चुका है। जैसे मैं बताता हूं मैकेनिकल वालों को भी ये यूनिट 6 है, लेकिन मैकेनिकल वालों को एडवांटेज क्या मिला है पता है, उनको फोरियर सीरीज या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों भी है सिलेबस में। तो उनको क्या हो गया, वहां से बस कॉन्सेप्ट उठाओ और नीचे यूज करो, उनके लिए ज्यादा आसान हो चुका था, अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और वैसे भी 3 चीजें करके भी 15 में से 15 लेके आ सकते हो। आई रिपीट, ये बस 3 चीजें करके भी आप 15 में से 15 लेके आ सकते हो। गाइज आई नो कि बहुत कम समय बचा है, इसीलिए जब भी मैं यूनिट 3, 4, 5, 6 के बारे में बात कर रहा था मैंने आपको बहुत क्यूरेटेड चीजें बताई कि इतनी करो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो जल्दी से पढ़ाई करना शुरू करो। एज आई सेड, जिन लोगों ने ऐप और कोर्स नहीं लिया है भाई, कम समय में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने तो शायद आपको जरूरत पड़ सकती है, तो प्लीज देख लो। आप चाहिए तो फीडबैक्स भी देख सकते हो किस हिसाब से कोर्सेज के लिए आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।